नमस्कार विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट फर्स्ट यूनिट फर्स्ट कोवलेंट बॉन्ड वीडियो सीरीज में आज हम डाइपोल मोमेंट्स को समझाने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की कंटेंट डाइपोल मोमेंट। हम जानते हैं कि यदि कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं और सहसंयोजक बंध से वो बंधित है और जो उनके इलेक्ट्रॉन युग्म साजित इलेक्ट्रॉन युग्म हैं वो समान एटम हैं तो उनके मध्य स्थित रहेंगे और आवेश का जो वितरण है वो समान रहेगा। उदाहरण के तौर पर हम H2 मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं। ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। इसके मध्य जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन युग्म है उसमें आवेश का जो वितरण है वो समान रहेगा, मध्य में रहेगा और अणु है वो अध्रुवीय सहसंयोजक होगा। और एक क्लोरीन एटम्स की भी बात कर लेते हैं, मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं। Cl परमाणु है, Cl परमाणु है तो साजित इलेक्ट्रॉन युग्म है, साजित इलेक्ट्रॉन युग्म वो दोनों एटम्स के मध्य स्थित रहेंगे और आवेश का वितरण समान रहेगा। इस प्रकार के जो अणु हैं उनको हम नॉन पोलर सहसंयोजक बंध कहते हैं और अध्रुवीय अणु कहते हैं। यदि डाई एटम्स हैं और डिफरेंट एटम हैं तो हम एग्जाम्पल्स के तौर पर बात कर लेते हैं HF की, HF मॉलिक्यूल्स की। HF मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन युग्म है, सहसंयोजक बंध में जो साजित इलेक्ट्रॉन युग्म है वो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर उसका जो आवेश का घनत्व है वो अधिक रहेगा। यानी साजित इलेक्ट्रॉन्स युग्म किसके नज़दीक ज़्यादा रहेंगे? फ्लोरीन एटम्स की ज़्यादा नज़दीक रहेंगे। H एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व कम रहेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एटम। तो फ्लोरीन एटम की उच्च विद्युत ऋणता के कारण जो साजित इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स युग्म है वो अधिक इलेक्ट्रॉन्स का घनत्व, आवेश का घनत्व रहेगा, जिससे ये बंध है वो ध्रुवीय प्रकृति का हो जाता है, पोल बन जाते हैं। और ये जो दो पोल बन जाने से ये मॉलिक्यूल ध्रुवीय हो जाता है, पोलर हो जाता है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स युग्म का जो आवेश है वो फ्लोरीन की तरफ अधिक यानी कि असमान रूप से इस अणु में वितरित हो जाता है। और इस जो आवेश के वितरण के मैग्नीट्यूड को या इस प्रकार के अणु में जो विद्युत आवेश का वितरण है वो असमान होता है और इनको ध्रुवीय पोलर या ध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहलाते हैं तथा इन ध्रुवण की मात्रा को, डिग्री ऑफ पोलरिटी को हम क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण से प्रदर्शित करते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे डाइपोल मोमेंट्स के बारे में। तो शुरू करते हैं डाइपोल मोमेंट्स। डाइपोल मोमेंट्स अकर्स when there is a separation of charge, यानी कि जहाँ चार्ज का सेपरेशन हो रहा हो वहाँ पर डाइपोल मोमेंट उत्पन्न होता है। दे कैन अकर्स बिटवीन टू आइंस इन एन आयोनिक बॉन्ड्स और बिटवीन टू एटम्स इन एन कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि ये कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड दोनों में भी उत्पन्न हो सकता है। और डाइपोल मोमेंट्स अराइजेज फ्रॉम डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये जो डाइपोल मोमेंट है वो विद्युत ऋणता में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। द लार्जर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द लार्जर द डाइपोल मोमेंट्स, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज़्यादा होगा दो एटम्स के मध्य तो डाइपोल मोमेंट का मान भी अधिक होगा। द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज सेपरेशंस इज आल्सो अ डिसाइडिंग फैक्टर इनटू द साइज ऑफ द डाइपोल मोमेंट, यानी कि डाइपोल मोमेंट के मान में इन चार्ज सेपरेशंस की जो डिस्टेंस है उनका मान भी काफ़ी हद तक प्रभावित करने वाला होता है। और द डाइपोल मोमेंट इज ए मेजर ऑफ द पोलरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और डाइपोल मोमेंट है वो जो अणु है उसकी ध्रुवता का माप है। व्हेन एटम इन ए मॉलिक्यूल्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स अनइक्वली दे क्रिएट व्हाट इज कॉल्ड ए डाइपोल मोमेंट। दिस occurs when one atom is more negative than another, resulting in that atom pulling more tightly and on the shared pair of electrons, when one atom has a lone pair of electrons and the difference of electronegativity vector point in the same way। तो इसकी चर्चा हमने अभी की है कि विद्युत ऋणता में अंतर के कारण जो ध्रुवण हुआ है, जो पोल उत्पन्न हुए हैं और उस
डाइपोल जो पोलरिटी है और उस पोलरिटी में ध्रुवण की मात्रा, डिग्री ऑफ पोलरिटी का जो माप है वो डाइपोल है, जिसको हम इस म्यू से प्रदर्शित करते हैं। द साइज ऑफ द डाइपोल इज मेजर्ड बाय इट्स डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इज मेजर्ड इन डिबाई यूनिट्स, यानी डाइपोल मोमेंट की जो यूनिट होती है वो डिबाई है, विच इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज मल्टीप्लाई बाय द चार्ज। तो डाइपोल मोमेंट्स का जो फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू क्यू, यानी आवेश, और उन आवेश को सेपरेट करने वाली दूरी आर, इसके मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट या गुणनफल को हम क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट कहते हैं। या कोई मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है और उसका डाइपोल मोमेंट है, वो सम होता है आवेश और आवेश को सेपरेट करने के लिए जो दूरी होती है उसके मल्टीप्लिकेशंस के। तो यहाँ आप देख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंड क्यू आई है वो मैग्नीट्यूड ऑफ द ith चार्ज, एंड आर वेक्टर है वो इज वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ ith चार्ज। ये इसका डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है। और आप यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोजन्स मॉलिक्यूल से कोई प्रकार का डाइपोल नहीं है, Cl2 मॉलिक्यूल है, कोई प्रकार का डाइपोल नहीं है। लेकिन HCl की बात करते हैं तो HCl में Cl एटम है वो अधिक विद्युत ऋणी होने के कारण साजित इलेक्ट्रॉन Cl एटम की ओर अधिक रहेंगे और आवेश का वितरण असमान होगा और डाइपोल्स बनेंगे, आंशिक धन ऋणावेश Cl पे और आंशिक धनावेश है वो H एटम पे रहेंगे, जिससे डाइपोल बन जाएगा। और इसका जो वेक्टर है वो वेक्टर की दिशा क्या होगी, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। तो आप देख सकते हैं HCl में जो वेक्टर की डायरेक्शन है वो क्या है, इस H से Cl की ओर है, यानी कि आवेश की जो डायरेक्शंस है वो H से किसकी ओर है, Cl की ओर। एक एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं हम, सोल्व करने का प्रयास कर रहेंगे। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन HF मोलिक्यूल्स इज 91.7 पिकोमीटर एंड चार्ज ऑन 91.7 and charge on 97, that is wrong, and charge on H plus atom, charge on H plus atom is 4.8 into 10 to power 10 electrostatic unit. Find the dipole moment of HF in dBi। हमें HF मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करना है और इसके लिए हमें इस HF मॉलिक्यूल्स की जो डिस्टेंस है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस H और F के मध्य की, वो है 91.7 पिकोमीटर दे रखी है। और H प्लस का जो आवेश है वो H प्लस पर आवेश कितना दिया है, 4.8 इंटू 10 टू पावर -10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स। हम जानते हैं कि जो डिबाई है वो यूनिट कौन सी है, CGS यूनिट है। CGS यूनिट में हम पहले इस यूनिट को कन्वर्ट करेंगे, 91.7 पिकोमीटर है, इसको हम CGS यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो देखते हैं कि 91.7 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर बराबर 10 टू की पावर 12 मीटर होता है। तो यहाँ 91.7 इंटू 10 टू पावर -12 मीटर। और हम जानते हैं हम इसको CGS में कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर इनवर्स, यानी 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर। तो हम पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाइड करना होगा। तो हम यहाँ 10 टू पावर 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये हमें जो डिस्टेंस आएगी वो सेंटीमीटर में आ जाएगी, 91.7 इंटू 10 टू पावर -10 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं आवेश की। आवेश ऑलरेडी ESU में दे रखा है तो 4.8 इंटू 10 टू पावर 10 इंटू 91.7 इंटू 10 टू पावर 10 ESU डॉट सेंटीमीटर। और हम यहाँ देख सकते हैं 440.16 इंटू 10 टू पावर 20 सेंटीमीटर डॉट ESU। और एक डिबाई का मान होता है 10 टू पावर -18 सेंटीमीटर ESU। तो हम इसका मान डिबाई में निकालना है
तो हम 10⁻⁻18 को डिवाइड कर देते हैं सेंटीमीटर ESU में। तो यहाँ देखिए इसको डिवाइड किया हमने 10⁻⁻18 को, तो हमें मान प्राप्त हुआ 4.4 dBi। तो HF मॉलिक्यूल्स का जो डाइपोल मोमेंट है जिसकी वैल्यू दे रखी है, चार्ज सेपरेशंस की जो डिस्टेंस है वो उसका मान हमें पता है, और उस H+ आइंस का आवेश का मान पता है। जो प्लस का आवेश होगा वही माइनस का आवेश होगा। तो एक आवेश दे रखा है तो हम आवेश और उस आवेश को पृथक करने की दूरी से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम डाइपोल मोमेंट का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने एक एग्जांपल्स के माध्यम से समझने का प्रयास किया। यहाँ आप कुछ टेबल्स में कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं डाइपोल मोमेंट्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। कुछ केमिकल बॉन्ड्स के जो डाइपोल मोमेंट्स हैं वो दे रखे हैं डिबाई के अंदर। देखिए HF मॉलिक्यूल्स हैं, HF मॉलिक्यूल्स का जो डाइपोल मोमेंट है वो 1.8। HO मॉलिक्यूल्स HO है, इसमें H और O जो बंद है इसका डाइपोल मोमेंट क्या है 1.5। H बॉन्ड N का जो डाइपोल मोमेंट है वो है 1.3 एंड HCl जो बॉन्ड है H और Cl के मध्य उसका डाइपोल मोमेंट है 1.0। HBr का है 0.8, HI का है 0.4, HC का है 0.4। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं जैसे जैसे यहाँ पे कार्बन है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जैसे जैसे विद्युत ऋणता बढ़ती है तो इसके डाइपोल मोमेंट में आप देख सकते हैं क्रमिक वृद्धि हो रही है। तो H के साथ F, H के साथ O, H के साथ N, H के साथ Cl। तो यहाँ से यहाँ देखिए आप विद्युत ऋणता में जैसे जैसे वृद्धि हो रही है वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट का मान भी बढ़ रहा है। तो डाइपोल मोमेंट का मान है वो विद्युत ऋणता पर निर्भर है। हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे CO2 मॉलिक्यूल्स है तो CO2 मॉलिक्यूल्स में डबल बॉन्ड O एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ इस डाइपोल मोमेंट का वेक्टर है वो डायरेक्शनल है। तो ये इसका वेक्टर CO का वेक्टर ये मैग्नीट्यूड है वो बराबर है इस CO और इस CO का, तो कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा 0। इसी प्रकार CCl4 है, इसमें इसका रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में और इसका रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में है। तो इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड हैं वो बराबर हैं। तो यहाँ भी म्यू बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो 0 होगा। अब बात करते हैं अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स अमोनिया की और NF3 की। दोनों केसेस में आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन्स के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जिसका भी कुछ डाइपोल मोमेंट है, किसकी इसका डायरेक्शंस वेक्टर की डायरेक्शंस क्या होगी N से LP की ओर होगी। और आप यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोजन्स तीन एटम हाइड्रोजन्स के जुड़े हुए हैं। तो H और N में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण इसकी वेक्टर की डायरेक्शंस कहाँ होगी, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की ओर होगी, या हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की ओर है, या हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की ओर है। तो रिजल्टेंट देखिए वेक्टर की डायरेक्शंस तीनों हाइड्रोजन की इस डायरेक्शन में और LP की भी इस डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो कितना होगा 1.47 dBi। इसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे NF3 मॉलिक्यूल्स। तो NH3 का जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या है, ज़्यादा है किससे, NF3 से। तो एक्सप्लेन करने के लिए हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और स्ट्रक्चर ड्रॉ में इनकी वेक्टर की डायरेक्शन शो करेंगे। वेक्टर की डायरेक्शंस देखिए नाइट्रोजन है और इस नाइट्रोजन पे उपस्थित एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसकी जो वेक्टर की डायरेक्शंस है, इसके जो आवेश की जो डायरेक्शंस है नाइट्रोजन से LP की ओर है, यहाँ देख सकते हैं। और नाइट्रोजन और F के मध्य जो बंध है इसमें फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होने के कारण डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शंस कौन सी रहेगी, N से F की ओर रहेगी। इस बंध की जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शंस हैं वो क्या है, N से F की ओर है, इसकी N से F की ओर है। तो रिजल्टेंट देखिए इसकी दिशा यहाँ पे है, NF बॉन्ड्स की तीनों NF बॉन्ड्स की, और N से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शंस हैं वो विपरीत दिशा में है। तो इनका जो रिजल्टेंट जो डाइपोल मोमेंट होगा 0.23 डाइपोल dBi होगा। तो ये हमने अभी एग्जांपल्स उदाहरण के माध्यम से समझा कि NH3 और NF3 में डाइपोल मोमेंट किसका अधिक है, अमोनिया मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट अधिक है। एग्जाम्स में पूछे जाने योग्य क्वेश्चंस हैं। अब हम एप्लीकेशंस पार्ट देखते हैं डाइपोल मोमेंट का।
हम कैलकुलेट इस डाइपोल मोमेंट के आधार पर कैलकुलेशंस ऑफ परसेंटेज आयनिक करेक्टर इन बॉन्ड अकॉर्डिंग टू हेने एंड स्मिथ। हेने और स्मिथ ने किस किस के मध्य रिलेशंस दिया था? रिलेशंस में डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड प्रतिशत आयोनिक करेक्टर्स। ये प्रतिशत आयोनिक करेक्टर है और ये जो है विद्युत ऋणता में अंतर है, डेल्टा एक्स क्या है? विद्युत ऋणता में अंतर। इसमें इसने हेने और स्मिथ ने रिलेशन दिया जो इस प्रकार है, P यानी प्रतिशत आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू 16 इंटू डेल्टा एक्स प्लस 3.2 इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर। इसके माध्यम से हम किसी भी बंध में हेने स्मिथ का जो इक्वेशन है, इसके माध्यम से हम किसी भी बॉन्ड में प्रतिशत आयोनिक करेक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक अन्य मेथड है प्रतिशत आयोनिक करेक्टर का कि इसके लिए द्विध्रुव आघूर्ण का प्रायोगिक मान म्यू बटा बंध को आयनिक मानकर गणना किए गए द्विध्रुव आघूर्ण E.R इंटू 100, इसके आधार पर भी हम प्रतिशत आयनिक करेक्टर्स ज्ञात कर सकते हैं किसी बॉन्ड में। ये हेने स्मिथ के इक्वेशंस के आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं। और डाइपोल मोमेंट का एप्लीकेशन है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम डाइपोल मोमेंट के आधार पर हम किसी अणु की ज्यामिति के बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि यदि डाइपोल मोमेंट जीरो है तो इसका मतलब वो जो रेगुलर ज्योमेट्री में होगा, अगर उसका डाइपोल मोमेंट का मान जीरो नहीं है तो इसका मतलब है वो एसिमेट्रिक होगा। और डिफरेंशिएट बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। हम डाइपोल मोमेंट के आधार पर हम सिस और ट्रांस आइसोमर्स में विभेद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्सेस है, इसका ट्रांसफॉर्म है, इसके लिए डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू 0। और प्लेटिनम का जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है उसमें सिस फॉर्म है, उसके लिए डेल्टा जो डाइपोल मोमेंट है उसका मान कुछ आएगा, जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा। तो सिस और ट्रांस जो आइसोमर्स हैं उसको हम विभेद कर सकते हैं डाइपोल मोमेंट के आधार पर। इसी प्रकार हम बेंजीन का जो डाई सब्स्टिट्यूटेड जो डेरिवेटिव्स हैं बेंजीन्स के, उनमें ऑर्थो मेटा पैरा आइसोमर्स को आसानी से पहचान कर सकते हैं। यदि हम यहाँ x बराबर डाई नाइट्रोबेंजीन ले लें, डाई नाइट्रोबेंजीन यानी कि दो नाइट्रो समूह जुड़े हुए हैं बेंजीन से, यदि वो पैरा वाली पोजीशन पे है तो उसका डाइपोल मोमेंट का मान क्या रहेगा? 0। यदि मेटा स्थिति पे है तो डाइपोल मोमेंट का मान क्या रहेगा? 3.89। और यदि वो ऑर्थो स्थिति पे है तो उसका डाइपोल मोमेंट का मान क्या रहेगा? 6। तो इस प्रकार हम डाइपोल मोमेंट के आधार पर हम किसी बॉन्ड की प्रतिशत आयनिक ज्ञात कर सकते हैं, ज्योमेट्री को निर्धारित कर सकते हैं, हम सिस और ट्रांस आइसोमर्स को ज्ञात कर सकते हैं, हम बेंजीन का जो डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव है उसमें ऑर्थो पैरा मेटा जो आइसोमर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम इसके आगे के पार्ट पर चर्चा करेंगे MOT और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी के बारे में। तो बने रहिएगा यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।